शर्ता छत पर बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आती। अरे वाह, तुम भी यहाँ आई हो। शर्ता तुरंत पीछे मुड़ी और उसको देखकर बोली, नहीं नहीं, मेरा भूत आया है। अभिषेक ने भी झट से जवाब दिया, अरे नहीं, तुम भूत बिल्कुल भी नहीं लगती, तुम तो पूरी चुड़ैल लगती हो। और यह कहकर हंसने लगा। शर्ता चिढ़ गई और बोली, बकवास मत करो, समझे? तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो हैदराबाद में थे। अभिषेक बोला, पता चला कि तुम आ रही हो तो मैं भी आ गया। शर्ता बोली, बकवास बहुत करती हो तुम, आदत नहीं बदली तुम्हारी। अभिषेक भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी तुरंत शर्ता को मुंह बनाते हुए बोला, अच्छी आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए, समझी मैडम? फिर शर्ता ने समझ तो गई कहकर बात खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक को कहाँ चैन था। वह फिर बोल पड़ा, तुम्हें अच्छा भी कुछ लगता है कि सब बकवास ही? शर्ता मन ही मन सोच रही थी, कहाँ आकर फंस गई। अभिषेक शर्ता को देखकर हंसकर बोला, अब जो भी समझो, एक हफ्ते तक मुझको झेलना तो पड़ेगा ही तुम्हें। यह सुनकर शर्ता ने मुंह बना लिया। अभिषेक बोला, अब ऐसा मुंह ना टेढ़ा करो, और आते ही मुझसे बहस करने लगी। पानी भी नहीं पूछा। बुलाऊं मम्मी को, बताऊं कि तुम मुझे परेशान कर रही हो? शर्ता बोली, ज़्यादा गला ना फाड़ो, लाती हूँ ना, 2 मिनट इंतज़ार करो, पानी लाती हूँ। अभिषेक शर्ता के पापा के दोस्त का बेटा है। शर्ता और अभिषेक दोनों हम उम्र हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि इनके बीच कुछ तो है जो ये दोनों आज तक नहीं समझ पाए। शर्ता अपने गांव बहुत समय बाद आई है, काफ़ी कुछ बदल गया है इतने समय में, यहाँ के लोग भी और माहौल भी, और उसी में ये भी आ गया उसे परेशान करने। अगले दिन अभिषेक शर्ता से बोला कि कहीं तो घुमा दो यार, पहली बार तुम्हारे गांव आया हूँ। शर्ता मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों जाऊँ, जैसे आया है वैसे ही खुद घूम ले। लेकिन मम्मी के कहने पर उसे जाना पड़ा। वैसे वहाँ कुछ घूमने को था नहीं सिवाय बाग और मंदिर के। मंदिर के रास्ते में अभिषेक शर्ता से पूछने लगा, सुना है तुम्हारी शादी की बातें चल रही है? शर्ता ने तुरंत गुस्से में बोली, तुम्हें क्या समस्या है? तुमसे थोड़ी ना शादी हो रही है मेरी, मैं करूँगा ही नहीं तुझसे शादी, तो मुझे क्या समस्या होगी? और जिससे भी तेरी शादी होगी उससे भी ऐसे ही ना लड़ना, कहकर वह हंसने लगा। शर्ता के चेहरे को देखकर लगा कि वो उसकी बातें सुनकर दुखी है, लेकिन शायद अभिषेक वह बात समझ नहीं पाया। थोड़ी ही देर में दोनों टहलते हुए मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर दोनों ने माता पार्वती और शिव जी के दर्शन किए। शर्ता जैसे ही नीचे फूल उठाने झुकी, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कुछ गिरा। वह तुरंत ही उठी। उसने देखा चारों ओर सिंदूर फैला था। अभिषेक के हाथ में सिंदूर का डिब्बा था। वो उसकी ओर देखकर डर गया और बार बार कह रहा था, यार माफ़ कर दो, गलती से हो गया, माफ़ कर दो, गुस्सा मत हो प्लीज़, यार माफ़ कर दो। वहाँ खड़े और लोग कहने लगे, ये क्या किया तुमने, इसकी मांग भर दी? और शर्ता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ पल में ये क्या हो गया। वो बस अभिषेक को देखी जा रही थी। अभिषेक ने शर्ता की सर से सिंदूर साफ करने की कोशिश की तो सब कहने लगे कि ऐसे मांग से सिंदूर पोंछना अशुभ होता है। शर्ता तुरंत मंदिर से दौड़कर बाहर आकर एक तरफ कोने में रुहासी सी बैठ गई। उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये और कैसे, क्योंकि वो ये चाहती तो थी पर इस तरह से नहीं। इसके बाद अभिषेक उसके पास आया और फिर से माफ़ी मांगने लगा, पर शर्ता एकदम खामोश थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अभिषेक बोला, सुन, मैंने मंदिर के पीछे एक कुआं देखा है, चल वहाँ चलकर इसे धो ले। इतना सुनते ही वह अभिषेक की तरफ घूरकर देखती है और वह फिर से चुप हो जाता है। उसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि वह इस सिंदूर को कभी नहीं मिटाना चाहती। लेकिन कुछ देर बाद वह उठकर मंदिर के पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे से अभिषेक भी जाता है। वहाँ अभिषेक कुएं से पानी निकालकर उसकी सर से सिंदूर को साफ करवाया। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुँचते ही शर्ता के कपड़े पर पड़े सिंदूर को देखकर उसकी माँ बोली, ये किस चीज़ की छींटे पड़ गई तुम्हारे कपड़े पर, पूरा कपड़ा खराब कर लिया, ये छींटे साफ भी नहीं होंगी। इतनी बड़ी हो गई हो और तुम ठीक से खुद का ध्यान भी नहीं रख पाती हो, न जाने क्या होगा तुम्हारा। शर्ता मन ही मन सोच रही थी कि इस कपड़े की छींटे तो साफ हो भी जाएगी, पर मेरे मन पर पड़ी ये सिंदूर की छींटे कभी नहीं साफ होगी।
शर्ता अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना ही चली गई। बाथरूम में जाकर उसने खुद पर पड़ी सिंदूर के एक एक अंश को साफ किया और वह लगातार रोई जा रही थी। उसके मन में अजीब सी हलचल हो रही थी जो वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। जब वो बाहर आई तो मम्मी कहने लगी, कितना समय लगाती हो, अभिषेक पूछ रहा था तुम्हें। शर्ता ने अपनी मम्मी की तरफ नहीं देखा, कुछ बोली भी नहीं, सीधे जाकर कमरे में लेट गई। रात में मम्मी ने खाने के लिए कहा तो शर्ता ने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। अभिषेक की भी नज़रें खाना खाते समय शर्ता को ही ढूंढ रही थी, लेकिन शर्ता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। कुछ समय बाद अभिषेक ने शर्ता को छत पर जाते देखा तो वो भी पीछे से छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने शर्ता से बात करना चाहा तो शर्ता बोली, अभिषेक प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अभिषेक बोला, यार सुन तो ले। पर शर्ता बोली, कभी भी तुम्हें कोई बात माननी तो है नहीं मेरी, रुको तुम यहीं पर, मैं ही चली जाती हूँ। और शर्ता वहाँ से गुस्से में चली गई। अभिषेक उससे जाते हुए देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन दोपहर तक अभिषेक शर्ता से कोई बात नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद वो शर्ता के रूम में गया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अब मना मत करना क्योंकि मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर शर्ता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, कहाँ? अभिषेक बोला, वापस हैदराबाद। देखो यार, जो भी कल हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो मुझे उस डिब्बे का डिज़ाइन बड़ा अलग सा लगा, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था और ये सब गलती से हो गया। तब से तुम बहुत दुखी हो, वैसे भी मेरे आने से तुम परेशान थी और गलती से ही, पर मैंने एक और गलती कर दी, तो अब मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, बाय, चलता हूँ। शर्ता कुछ भी नहीं बोली, बस उसे एकटक देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। फिर अभिषेक चला गया। शर्ता उसे रोकना तो चाह रही थी, पर क्यों रोके ये भी नहीं समझ आ रहा था उसे। इस समय जो स्थिति थी वो ना तो अभिषेक के समझ में कुछ आ रही थी, ना ही शर्ता के। ये बात ना ही दोनों किसी से कर सकते थे। कुछ दिनों बाद शर्ता गांव से वापस आ गई। उस दिन के बाद से उसके अभिषेक से कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर अभिषेक शर्ता के घर आया उसके जन्मदिन पर और उसने शर्ता से बात की, फिर से उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। आखिरकार शर्ता ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों के बीच थोड़ी देर की बहस के बाद सब कुछ समान हो गया। कुछ दिनों बाद शर्ता की मम्मी ने अभिषेक को कॉल करके बताया कि शर्ता की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 2 तारीख को सगाई है, आ जाना। अभिषेक एक बार यह सुनकर चौंक गया और अभिषेक ने पूछा, आंटी सच बोल रही हो ना आप? तो वो बोली, हाँ बेटा। ये सुनकर तो अभिषेक सन्न रह गया, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था सब ऐसे ही कह रहे, कोई इतनी जल्दी शर्ता की शादी थोड़े ना करेगा, आखिर अभी 22 साल की ही तो है। अभिषेक बोला, ठीक है आंटी, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद अभिषेक तुरंत ही उनका कॉल कट कर शर्ता को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे खुद से बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। शर्ता बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया? मम्मी ने। अभिषेक बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा तो निफ्ट का एग्ज़ाम निकल गया था, तुमने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों नहीं की और ये शादी के झंझट में कहाँ फंस गई? शर्ता बोली, पापा ने मना कर दिया कि बाहर नहीं भेजेंगे अकेले। अभिषेक बोला, अंकल तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। शर्ता बोली, कहना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभिषेक बोला, तुम खुश तो हो शादी से, लड़का पसंद तो है ना तुम्हें? शर्ता ने दबे मन से कहा, हाँ खुश हूँ। ये सुनकर अभिषेक बोला, फिर ठीक है, मन को सुकून तो रहेगा कि तुम खुश रहोगे। बाद में शर्ता ने कई बार कोशिश की कि वो अभिषेक को बता दे कि वो उसके लिए वो क्या फील करती है, लेकिन वो मना ना कर दे या उससे बात करना ना बंद कर दे, इस डर से कभी बता ही नहीं पाई। आखिरकार शर्ता की सगाई हो गई, लेकिन अभिषेक नहीं आ पाया। शर्ता इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब धीरे धीरे शादी की डेट भी नज़दीक आ गई थी। एक बार मैंने भी शर्ता से पूछा था कि कैसा है लगता है तुझे तेरा रोहित, तो वो चौंक कर बोली, मेरा? मैंने कहा, हाँ, अब शादी तुझसे हो रही तो तेरा ही होगा ना? तो वो बोली, हाँ ठीक है, जितना समझ में आया सही लगा, अब आगे तो राम जाने। मैंने कहा, राम क्या जानेंगे, तुम जानो
क्योंकि रहना तुम्हें उसके साथ है। तुम खुश तो हो ना? अगर ये ना पसंद हो तो तुम मना कर दो। श्रद्धा बोली, नहीं यार ठीक है। वैसे भी मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है भी या नहीं। बस उसने हाँ कर दी, फिर सब तय कर लिया पापा ने। ज़िंदगी तो मेरी है, लेकिन उन्होंने जो लड़का पसंद किया है, जीना मुझे उसी के साथ है, चाहे मेरी मर्जी हो या नहीं। लेकिन पता है तुम्हें, मुझे लगता है कि रोहित मुझे समझता तो है। मैंने कहा चल अच्छा है, वो सही है तो सब सही है। आज शादी का दिन है और श्रद्धा अभिषेक को कॉल किए जा रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं था, ना ही वो कॉल पिक कर रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद अभिषेक आया तो श्रद्धा उस पर गुस्सा करने लगी कि कहाँ थे, कितनी बार कॉल किया, उठाते क्यों नहीं हो? कहा था कि कम से कम 2 दिन पहले तो आना और तुम आज आ रहे हो। तुम्हें कोई चिंता तो है नहीं, बस परेशान करो मुझे। अभिषेक बोला, सॉरी छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो पक्का मैं आ जाता। और फिर तुम तो मेरी आदत जानती हो, तुम्हें परेशान करने का आखिरी मौका कैसे छोड़ दूँ। श्रद्धा बोली, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। फिर अभिषेक श्रद्धा के नज़दीक आता है और उसे ज़ोर से गले लगाता है और कुछ सेकंड बाद दोनों अलग होते हैं। तो अभिषेक कहता है, सॉरी, मैंने सोचा अब तो तुम जा रही है तो आखिरी बार तुझसे हक कर लूँ। श्रद्धा कुछ बोली नहीं, बस उसे देखे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद श्रद्धा ने अभिषेक से पूछा, ये क्या है? जब से आए हो देख रही हूँ, ये चश्मा लगाए हुए हो। मौसम तो अच्छा है, उतार दो ना इसे। अभिषेक बोला, नहीं स्मार्ट लगता हूँ ना इसमें, क्यों उतार दूँ? श्रद्धा बोली, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। इसके बाद श्रद्धा वहाँ से चली गई और फिर अभिषेक ने अपना चश्मा उतारा तो उसकी आंखों में आंसू था और आंखें एकदम लाल हो गई थी। शायद बहुत रोआ था वो और अभी भी रो रहा था, बस चश्मे से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अभिषेक से श्रद्धा के मम्मी पापा पूछने लगे, बेटा तुम्हारे पापा मम्मी क्यों नहीं आए? तो वो बोला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तब तक श्रद्धा आ गई और अभिषेक ने जब श्रद्धा को शादी के जोड़े में देखा तो वो देखता ही रह गया। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। श्रद्धा उसके नज़दीक आकर बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? अभिषेक पहले तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसके दोबारा पूछने पर बोला, बहुत सुंदर, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। श्रद्धा ने उससे फिर से कहा, अब तो चश्मा उतार दो। अभिषेक बोला, नहीं। फिर वरमाला और शादी की बाकी की रस्में शुरू हो गई। अभिषेक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो श्रद्धा की पूरी शादी रात भर जाग कर देखता रहा। हाँ, बीच बीच में वो उठकर चला जाता था, लेकिन 5 मिनट में फिर आ जाता। शायद उससे श्रद्धा का यूँ किसी और से शादी करना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो ये सब बर्दाश्त कर रहा था। अगले दिन श्रद्धा की विदाई के समय तक अभिषेक चला गया था वापस हैदराबाद। वह बहुत दुखी था, बस यही सोच रहा था अब वो जहाँ भी रहे खुश रहे। श्रद्धा के शादी के कुछ दिन बाद उसने श्रद्धा को कॉल किया तो श्रद्धा से बात करके महसूस हुआ कि वो खुश है, तो उसके अशांत मन को कुछ शांति तो मिली। धीरे धीरे अभिषेक ने श्रद्धा को कॉल करनी बंद कर दी। अभिषेक श्रद्धा की ज़िंदगी से एकदम दूर रहना चाहता था। अभिषेक के ना कॉल करने पर भी श्रद्धा अक्सर उसे कॉल करती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसकी तरफ से कॉल आना बिल्कुल ही बंद हो गया। बहुत दिनों तक उसका कॉल ना आने पर अभिषेक ने उसे कॉल लगाया, पर हमेशा ही उसका नंबर बंद आता था। आज 3 साल बाद श्रद्धा दिखी अभिषेक को बेंगलोर में। अभिषेक उससे बात करना चाह रहा था, उसे बुलाया भी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। फिर अभिषेक अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे गया तो उसे पता चला कि वो वहाँ एक मॉल में जॉब करती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे। फिलहाल तो अभिषेक वहाँ से उससे बिना बात किए ही चला आया। पूरे टाइम अभिषेक के दिमाग में यही बात चल रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो श्रद्धा यहाँ है और मॉल में जॉब कर रही है। अगले दिन अभिषेक उसके आने से पहले ही मॉल के बाहर ही जाकर बैठ गया। श्रद्धा के आते ही उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से अभिषेक को अपने सामने देखकर श्रद्धा एकदम से चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और ओठों पर मुस्कुराहट थी। अभिषेक बोला, हाय कैसी हो? तो श्रद्धा बोली, ठीक हूँ, तुम बताओ। अभिषेक बोला, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? तो श्रद्धा बोली, अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। और फिर वहाँ से चली गई। अभिषेक उसे कुछ बोला नहीं और पूरा टाइम वहीं मॉल के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा।
जब वो बाहर आई तो अभिषेक बोला, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो सरिता बोली, नहीं अभी नहीं, लेट हो रहा है मुझे, बाद में बात करते हैं। यह सुनकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। बोला, सीधे से चल रही हो या ज़बरदस्ती ले चलूं? तो सरिता कुछ नहीं बोली और उसके साथ चली गई। अभिषेक वहाँ से उसे अपने घर ले आया। सरिता घर देखकर थोड़ी हैरान थी तो अभिषेक बोला, मेरा ही घर है तो आराम से बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। अभिषेक गया और चाय बनाकर लाया और सरिता को चाय का कप पकड़ा दिया। एक घूंट पीते ही सरिता से बोला, कैसी बनी है? सरिता बोली, बढ़िया बनाई है। अभिषेक बोला, हाँ तो फिर तुम यहाँ कैसे, और तुम मॉल में जॉब क्यों कर रही हो? यह सुनकर सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। अभिषेक बोला, अरे चुप हो जाओ यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्यों रो रही हो? और हुआ क्या ये तो बताओ। न कोई कॉल ना मैसेज, 3 साल बाद मिली हो, पता है कितनी बार कॉल किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा तो नंबर हमेशा बंद ही रहता था। तुमने एक कॉल भी नहीं किया इतने सालों में। मुझे तो भूल ही गई तुम, और अब कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम हो कि रो रही हो। बताओ तो कि क्या हुआ, रोना बंद करो, क्या समस्या है बताओ, अब तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर सरिता ने जो बताया उसे सुनकर तो अभिषेक के होश उड़ गए। सरिता बोली, शादी के 6 महीनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम सपनों जैसा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा हर सपना तोड़ दिया रोहित ने, उन सपनों को कुचल कर रख दिया। इसका एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब मैंने एक बार उसके मोबाइल में बार बार आ रहे मैसेज को देखा था। बस इतनी सी बात पर उसने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि मेरे गालों पर उसकी उंगलियों के निशान न जाने कितने दिनों तक थे। उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करके बताया तो वो बोले, जैसा भी है वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उसी के हिसाब से रहना होगा। मैं उनकी ये बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि कौन सही है कौन गलत। मैंने ये बात मम्मी को बताई है। जब रोहित को पता चला तो न जाने कितनी गालियाँ दी और मारा भी मुझे। फिर तो ये धीरे धीरे रोज का हो गया था। उसके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन हो गया। उसे मेरी हर चीज़, काम करने के तरीके, खाने में, सब में खराबी ही दिखती थी। शुरू में मैं सब कुछ सह लेती थी और रोज़ हमारे बीच लड़ाई होती थी। कभी अगर मैं बोल देती तो फिर वो मुझे मारता था, ना ही मुझे किसी से मिलने देता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं हर रोज़ उस घर में तिल तिल कर मर रही थी। वो घर जिसमें कितनी सारी खुशियां मिली थी, वो धीरे धीरे मेरे लिए कैद बन गया था। उस कैद में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई सुन भी ले तो अनसुना कर देता था। रोहित ने कई बार मुझे तुमसे बात करते देखा था तो उसको लगता था कि तुमसे मेरा अफेयर चल रहा है, इसलिए एक दिन उसने मेरा वो सिम तोड़कर फेंक दिया। लेकिन उससे भी उसका शक दूर नहीं हुआ तो मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। अब वो मुझे किसी से बात तक नहीं करने देता था। मैं धीरे धीरे तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से। एक बार तो मन में आया कि सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक दिन में ही मर जाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। अभिषेक बोला, तुम्हें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। सरिता बोली, बताया था। वो बोले, ये सब तो चलता ही रहता है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा ने एक बार शादी कर दी, अब जो भी था वो चाहते थे मैं सब ऐसे सह लूँ, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चलता रहता है। आखिरकार तंग आकर मैंने कोशिश भी की सुसाइड करने की, लेकिन नहीं कर पाई। फिर एक दिन रोहित के ऑफिस जाने के बाद किसी ने मेरे घर की घंटी बजाई तो रीना खड़ी थी। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी और वो लोग वहाँ अभी 1 हफ्ते पहले ही रहने आए थे। वो आई और मेरे घर के अंदर आकर बैठी और बोली, कब तक सहोगी ये सब? यह सुनकर मैं एकदम चौंक गई। रीना बोली, डरो मत, और हाँ, आसपास सबको पता है कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या होता है, बस कोई बोलता नहीं। तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक आती है। तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम क्यों नहीं छोड़ देती इस इंसान को? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो, अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कहा, आप बीच में ना पड़ो, ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। फिर वो उठकर चली गई और जाते समय बस इतना बोल के गई कि सोच लीजिए आप ठीक से, मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी, और इस तरह अगर वो आपको मार कर गलत कर रहा है तो उसे सहकर आप कम गलत नहीं कर रही हो। उसके
जाने के बाद मैं यही सब सोचती रही कि मान लो इसे मैं छोड़ भी दूँ तो कहाँ जाऊँगी, मम्मी पापा भी नाराज़ हो जाएंगे, मैं कहाँ रहूँगी, कैसे जीऊँगी, क्या होगा मेरा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि रोहित का अफेयर चल रहा है। बहुत गुस्सा आया मुझे। घर आते ही इस बात को लेकर मेरी उससे लड़ाई हुई। फिर से उसने मुझे बहुत मारा। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब मैं चाहे कहीं भी रहूं, पर इस घर में इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। अगले दिन उसके ऑफिस जाने के बाद मैं रीना के पास गई तो उसने मुझे महिला कल्याण विभाग के बारे में बताया। वो मुझे वहाँ लेकर गई। मैंने वहाँ रोहित के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की और फिर वो मुझे वकील के पास ले गई, तलाक की बात की और कोर्ट में केस फाइल करवा दिया। जब रोहित को ये सब पता चला तो उसने मुझसे बहुत बहस की और फिर से मारने की कोशिश की। मैंने भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे मारने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उस समय वो चुप हो गया और फिर मेरे पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। मम्मी पापा घर आए तो मुझे उम्मीद थी कि अब तो वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वो मेरा साथ देने की जगह रोहित का साथ दे रहे थे। बोले तुम्हारा पति है, ऐसे उसकी बेइज्जती मत करो, पागल हो गई हो क्या। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया और ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात एक बार तो सुनकर मुझे लगा क्या सच में मैं इनकी बेटी हूँ। फिर मैंने भी कहा अब मैं भी नहीं रह सकती बर्दाश्त, ना ही इस जानवर के साथ रह सकती हूँ। और आप लोगों को जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं इससे तलाक लूँगी। फिर पापा बोले पागल मत बनो, कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, हमारे घर में तो रहने देंगे नहीं हम। मैंने कहा आप चिंता ना करो, मैं ना ही आपके घर अब वापस आऊँगी, ना ही इस जानवर के साथ रहूँगी। उन लोगों ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो समझ गए कि मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा, तो बोले आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, और चले गए। सच कहूँ इस बात को मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं उस नर्क में नहीं जीना चाहती थी और मैंने वो घर छोड़ दिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद मेरा तलाक हो गया। उसके बाद जब मैंने रीना को थैंक्स बोला तो वो बोली कि सच कहूँ तो और लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए। वो तुम्हारी ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने ही मुझे उस दिन भेजा था तुम्हारे घर भी। ये सब सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी रोहित और मेरे पापा जिनसे मेरा रिश्ता होते हुए भी उन्होंने मेरी फिक्र नहीं की, और दूसरा ये रीना के पति जिससे मेरा कुछ भी रिश्ता ना होते हुए भी मेरी इतना मदद की। मैं रीना के घर गई और उसके पति को थैंक्स बोला तो वो बोला आप थैंक्स ना बोलो, आप मेरी बहन जैसी हो, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। जब मैं आपकी ऐसी हालत की वजह से ठीक से सो नहीं पाता था तो आपको क्या हाल होता होगा। बस अब आपको खुश देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। फिर मैं कुछ दिन तक उनके साथ उनके घर में रुकी। उन दोनों ने ही मेरा फॉर्म निफ्ट में डलवाया और फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। उन दोनों ने मेरी बहुत मदद की, फीस भी उन दोनों ने ही भरी। मैंने यहाँ आकर सोचा कोई काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा किसी पर बोझ नहीं डालना चाहिए। कितनी मदद करेंगे वो मेरी, मैं जॉब कर रही हूँ, उन दोनों को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे, इसलिए उन्हें भी अभी तक नहीं बताया है। तब से यहीं हूँ और यही पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। ये सब सुनकर वो सन्न रह गया। अभिषेक बोला यार तुम रो मत, और अंकल और आंटी ने भी साथ नहीं दिया। यकीन नहीं होता कि लोग अपनी ही बेटी के लिए इतने कठोर हो सकते हैं। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था, तुम एक बार मुझे कॉल तो कर सकती थी ना। श्रद्धा बोली सिम और मोबाइल टूटने के बाद मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, और सच कहूँ अगर होता तब भी मैं तुम्हें परेशान न करती। अभिषेक बोला पागल हो क्या, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने कि मैं परेशान होता। और हाँ, अब कोई भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। श्रद्धा ये सुनकर मुस्कुराने लगी तो अभिषेक बोला चलो खुश तो हुई तुम, और अब कभी नहीं रोगी, समझी। श्रद्धा बोली ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो हैदराबाद में थे, फिर तुम यहाँ कैसे। अभिषेक बोला 2 साल से यहीं जॉब कर रहा हूँ, यहीं घर भी ले लिया है। श्रद्धा बोली अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो फिर अभिषेक श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के आया और बोला संडे को मैं आऊँगा तुम्हें लेने, मेरे साथ लंच करोगे। श्रद्धा बोली देखते हैं जैसा रहा। अभिषेक बोला पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ।
अब अभिषेक रोज़ सरिता को कॉल करता और दोनों घंटे बात करते हैं। हर संडे साथ में मिलकर लंच करते। सरिता ने अभिषेक की रीना और उसके पति सतीश से बात भी करवाई। सतीश बोला, ध्यान रखना सरिता का, उसे हर्ट मत करना कभी भी। थोड़ा से टाइम में बहुत कुछ झेला है उसने, उसके अपनों ने ही उसे बहुत दर्द दिया है। अभिषेक ने कहा, बिल्कुल, मैं बहुत ख्याल रखूँगा सरिता का, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। दिन गुजरते गए और 1 साल बीत गया। रीना और सतीश सरिता को मिलने बंगलोर आए और अभिषेक ने उन्हें अपने ही घर में रखा और 2 दिन चारों ने साथ में बिताया। सतीश और रीना को जब सरिता की जॉब वाली बात पता चली, वो थोड़ा गुस्से हुए, लेकिन सरिता के मनाने से मान गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अभिषेक ने कुछ दिन बाद सरिता को बता दिया कि वो उसके लिए क्या फील करता है। ये सब सुनकर सरिता रोने लगी तो अभिषेक बोला, रो मत यार, तुम नहीं करती प्यार मुझसे तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सरिता बोली, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है अच्छी है, अब मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और ऐसे ही दोस्त बने रहो, और मेरे साथ जो हुआ उसे सोचकर मुझ पर तरस मत खाओ। तब अभिषेक ने उससे कहा कि मैं कोई तरस नहीं खा रहा तुम पर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार, और आज से नहीं, पता नहीं कब से। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे उसका एहसास बहुत देर से हुआ। जब तुम्हारी सगाई का सुना तब मुझे इसका एहसास हुआ, लेकिन तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी शादी का समय नज़दीक आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि तुम्हारी शादी नज़दीक थी और तुम खुश भी लग रही थी। शादी से मैंने सोचा कि तुमसे बात करने से पहले मम्मी पापा से बात कर लूँ, सब कुछ शांति से हो जाएगा, कोई बवाल नहीं होगा। लेकिन जब बर्बाद हो गया, मम्मी पापा मुझ पर ही भड़क गए, बोले ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, वो मेरी दोस्त की बेटी है, बस हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, और तो और वो हमारी जात की भी नहीं है। मैंने कहा मैं प्यार करता हूँ उसे। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अंकल से बात कर लें, सब आसानी से हो जाएगा। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर बात कर लूँगा, लेकिन उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। फिर तो मम्मी भी गुस्सा हो गए, बोली तुम 4 दिन की उस लड़की के लिए हमसे इस तरह से बात कर रहा है। अगर तूने इसकी शादी उस लड़की से रोकी तो समझ लेना हम मर गए। हम तेरे माँ बाप नहीं, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। उस समय बहुत कहने के बाद उन्होंने मुझे शादी में तुझे आखिरी बार देखने आने दिया। तुम्हें पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ, इसलिए उस दिन मैंने चश्मा नहीं उतारा, तुम्हारे बार बार कहने पर भी। फिर तुम्हारी शादी के बाद इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। ये सब सुनकर सरिता एकदम चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि प्यार तो वो भी उससे करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभिषेक भी उससे प्यार करता था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अभिषेक ने उसे चुप कराया और बोला, यार रो मत, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग बता रहा हूँ और मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सरिता रोते हुए बोली, पागल, पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी शादी के दिन तक यही सोच रही थी कि काश मेरी शादी रोहित की जगह मेरी शादी तुझसे हो रही होती। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना इंतज़ार किया, कितनी बार कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और याद है जिस दिन तुमने मुझ पर सिंदूर गिराया था और तुम धोने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं धोना चाह रही थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। उस दिन मैंने कई बार सोचा कि बता दे तुम्हें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर अगले दिन तुम चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। अभिषेक बोला, बताओ अब तो शादी करोगे मुझसे? सरिता बोली, नहीं, अब मेरा शादी से विश्वास उड़ गया। अभिषेक बोला, तुम तो मुझे जानती हो फिर भी। सरिता बोली, बात जाने या तुमसे प्यार करने की नहीं है, बस अब मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अब मेरे पास जो भी बचे रिश्ते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अभिषेक ये सब सुनकर कुछ नहीं बोला। बाद में इस बारे में अभिषेक ने रीना और सतीश से इस बारे में बात की। उन दोनों ने भी उससे समझाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसका जवाब वही था। 1 साल बीत गया इसी तरह सरिता को शादी के लिए मनाते हुए। फिर कहीं वो जाकर तैयार हुई। अभिषेक ने जब अपनी मम्मी पापा को बताया तो बोले कि एक तलाकशुदा ही मिली है तुम्हें?
शादी करने के लिए। यह सुनकर अभिषेक ने फ़ोन काट दिया। कुछ दिनों बाद रीना और सतीश भी बंगलोर आया और तब श्रद्धा और अभिषेक ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। आज 2 साल हो गए दोनों की शादी को और दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, ये बात और है कि परिवार से संबंध टूट गए, लेकिन ऐसे परिवार के साथ रहना संभव नहीं जो हमें समझे ही नहीं और पुरानी दकियानूसी रखता हो। माता पिता अच्छे हो या बुरे, उनके बिना ज़िंदगी में एक अधूरापन रह ही जाता। अभिषेक आज भी अपने और श्रद्धा के माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहा है और श्रद्धा अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पता नहीं क्यों इन्हें समझ नहीं आता कि इनके बच्चों की खुशी कहाँ है, किसके साथ है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।